कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के कॉन्फिडेंस को एम्प्लीफाई करने के लिए। हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव फायदा। बच्चों, आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के जो गणित के प्रश्न हैं उनका हल। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपने वह नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। आज हम करेंगे उसी पर्चे से रिलेटेड अगले सवाल। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की और जाते हैं हम अपने इस पेज पर। तो यह प्रश्न हमें पूछ रहा है, भाई हमें निकालना है 2.5a घटा 3.5b का स्क्वायर घटा 3.5a घटा 2.5b का स्क्वायर का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पहले तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी फिर कर लेते हैं। भाई ये फॉर्मूले क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और x माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो पहले वाले में x क्या है 2.5a घटा y है 3.5b, तो हमने यह फार्मूला यूज करना है। दूसरे वाले में x हो जाता है 3.5a और y हो जाता है, तो हमें यूज करना है x घटा वाई स्क्वायर को इसमें। ठीक है, तो एक एक करके इसे यूज करते हैं और इससे फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले अगर हम 2.5a घटा 3.5b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.5a का स्क्वायर जमा 3.5b का स्क्वायर घटा 2 गुणा 2.5a गुणा 3.5b। ठीक है बच्चों। और फिर है घटा का निशान, तो आप घटा लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या करना है भाई, 3.5a का स्क्वायर फिर है जमा 2.5b का स्क्वायर और घटा 2 गुणा 3.5a गुणा 2.5b। ठीक है बच्चों। अब देखिए 2.5a का स्क्वायर, देखिए कोई भी अंक अगर 5 में खत्म हो रहा है और उसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल सा रूल है, 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, 2 के बाद क्या आता है 3, सो 2 3 6। सो 2.5 का क्या होगा स्क्वायर, देखिए 2.5 है तो इसमें दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 6.25। तो आइए यहाँ पे इसी प्रकार से चलते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 6.25 और a का स्क्वायर हुआ a। अब हमें करना है 3.5 का स्क्वायर, सो 5 पचा 25, 3 के बाद आता है 4, सो 12.25। सो यहाँ मिल जाएगा 12.25b स्क्वायर। ठीक है। और इस संख्या को हम एज इट इज लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। अब हम करते हैं घटा, और अंदर हमें क्या मिल रहा है भाई, 3.5 का स्क्वायर हमने देख लिया 12.25, और वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर हुआ ये 6.25 बी स्क्वायर और घटा 2 गुणा 3.5 ए गुणा 2.5 बी। ठीक है बच्चों। अब जब हम यह ब्रैकेट जो हरा वाला जो मैंने किया है इसको खोलेंगे तो साइन क्या होंगे, वो साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में घटा का निशान है। ठीक है, ये देखिए यहाँ घटा का निशान है, तो जब साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, तो आइए मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो जब हम इसे, अब हम ब्रैकेट खोलते हैं और साइन चेंज करते हैं, मैं साइन चेंज करता हूँ लाल पेन के द्वारा, तो ये तो हो जाएगा घटा, ये भी हो जाएगा घटा। ठीक है, इसको हटाइए, इसको भी लिख दीजिए भाई घटा, और ये घटा था ये हो जाएगा जमा। अब देखिए, अब देखिए ये घटा 2 गुणा 2.5 गुणा 3.5 ए बी जमा 2 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बी, ये दोनों तो कट गए, इसीलिए हमने इसमें ज्यादा समय नहीं लगाया इसको सॉल्व करने में। अब देखिए 6.25
घटा 12.25 ए स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। सो 12 में 6 गया 6, सो घटा 6 ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए 12.25 घटा 6.25 से हो जाएगा प्लस 6b स्क्वायर। सो जहाँ भी हमको यह उत्तर मिलेगा कि भाई घटा 6a स्क्वायर जमा 6b स्क्वायर, वह उत्तर कहाँ पे है, वह उत्तर यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इस प्रश्न का हल कर लिए। अगले प्रश्न को हल करने से पहले भी हमें क्या करना है, एक रूल और याद रखना है, आइडेंटिटी। देखो बच्चों, यहाँ पे आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे x जमा वाई का क्यूब क्या होता है, x घटा वाई का क्यूब क्या होता है। अभी जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये कि a जमा बी गुणा a घटा b होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें इसी आइडेंटिटी को देखते हुए हमें प्रश्न करना है ये वाला। ठीक है, तो आइए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई a की घात 8 जमा 1/a की घात 8, उसका गुणा किया a की घात 4 से जमा 1/a की घात 4। फिर हो रहा है हमारा एक मिनट, हाँ मैं इस प्रश्न को यहीं से लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए a की घात 8 जमा 1/a की घात 8, 1/a की 4 जमा 1/a की 4, a की घात 2 जमा 1/a की 2। फिर क्या है, a जमा 1/1 गुणा a घटा 1/1, जिसका लिखा गया है मान है a की घात b घटा 1/1 की घात b, b का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a जमा 1/a गुणा a घटा 1/a, ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें a स्क्वायर घटा 1/a स्क्वायर। ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला। a की जगह है a और b की जगह है 1/a। सो यहाँ हमारे को इन दोनों की जगह क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है a स्क्वायर घटा 1/a स्क्वायर। उसको जब गुणा किससे करेंगे, a स्क्वायर जमा 1/a स्क्वायर से। अभी देखिए ये फिर वही फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी a घटा b, जहाँ पे क्या है देखिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, x जमा वाई गुणा x घटा वाई बराबर एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर। यहाँ पे बताइए x क्या है, x है a स्क्वायर और y क्या है 1/a स्क्वायर। सो जब मैं x स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर स्क्वायर घटा 1/a स्क्वायर की स्क्वायर। अब ये गुणा हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, a की घात 4, एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा। सो मिल गया हमें a की पावर 4 घटा 1/a की पावर 4। अब हमारे पास में क्या है बच्चों, अब हमारे पास में है, इसी के आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ देखिए अब हमारे पास है a की पावर 4 जमा 1/a की पावर 4, उसको गुणा करना है a की पावर 4 घटा इससे। अब यहाँ x क्या हो गया, a की घात 4, y क्या हो गया 1/a की घात 4। अगेन क्या करेंगे, x स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर। सो वो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 4 स्क्वायर घटा 1/a की 4 स्क्वायर। अब ये देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो a की घात 8 घटा 1/a की घात 8। अब लास्ट में हमें इन दोनों का a की घात 8 घटा 1/a की घात 8 को करना है a की पावर 8 जमा 1/a की पावर 8 से। अब अगेन क्या हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। सो मुझे x स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, a की घात 8 स्क्वायर घटा 1/a की पावर 8 का स्क्वायर। अब ये फिर से गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, a की घात 16 घटा 1/a की घात 16। सो b का मान ज्ञात करना था, b क्या है 16, क्योंकि यहाँ पे उसको a की घात उस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, तो हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इस प्रश्न को हल किया। थोड़ा सा इसमें आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको x मान रहे हैं किसको y मान रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां पूछा गया है, यहाँ पे भी हमें देखिए
प्रश्न दिया गया है, एक फल की दुकान में 4 × a² घटा 2/3 b² डिब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में 3/4 a² जमा 3/b² सेब हैं, तो दुकान में कुल कितने सेब हैं? देखिए, इसको अगर मैं ऐसे बोलता कि भाई 10 डिब्बे हैं, ठीक है, और उसमें हर डिब्बे में 20 सेब हैं, तो आप इसे कैसे हल करते हैं? 10 × 20, ठीक है। वही इस्तेमाल करना है हमें, नंबर्स की बजाय पॉलिनॉमियल दिए हैं, तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहले तो हमें करना है भाई, जो डब्बों की कितने डब्बे हैं, 4 × a² घटा 2/3 b²। अगर मैं इसको हल करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 a² घटा 8/3 b², ठीक है। 4 से 1² को गुणा किया 4², और 4 से घटा को किया तो जब यहाँ तो घटा का निशान, 4×2 = 8, ठीक है। अब हमारे डब्बे गुणा प्रत्येक डब्बे में जो सेब हैं उनका गुणा करना है, तो 4 a² घटा 8/3 b², इसको गुणा करना है हमें 3/4 a² जमा 3 b² से। सो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इस पूरे को गुणा करेंगे 4 a² से, तो आइए कर लेते हैं। सो 4 a² गुणा 3/4 a², फिर जमा गुणा जमा जमा ही होता है, सो जमा 4 a² गुणा 3 b²। अब हमें क्या करना है, घटा 8/3 b² से भी गुणा करना है, तो घटा 8/3 b² गुणा 3/4 a², फिर घटा 8/3 b² गुणा 3 b²। ठीक है बच्चों, अब आइए इनको हल करते हैं। सो ये 4 से ये 4 कट गया, सो यहाँ क्या मिला, a² इंटू a² क्या हो जाएगा, a⁴, और ये 3 है, तो यहाँ हमें मिलेगा 3a⁴। अब यहाँ देखिए 4 × 3 कितना हुआ, 12, और a² b², सो जमा 12a² b²। अब यहाँ देखिए ये 3 से 3 कटा, ये 4 से 8 कटा, तो हमें मिला घटा 2a² b²। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है भाई, 3 से 3 कट गया और हमें मिल रहा है घटा 8b⁴, ठीक है, b² इंटू b²। अब 12a² b² घटा 2a² b², ये लाइक टर्म्स हैं, तो 12 में 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, 10। तो फाइनल उत्तर क्या मिल रहा है भाई, 3a⁴ जमा 10a² b² घटा 8b⁴। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों का हल करते हैं। कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर जब हम गुणा कर रहे हैं तो एक तो साइन का ध्यान रखना है, दूसरा पावर्स का ध्यान रखना है। थोड़ा सा केयरफुल रह के करेंगे, सवाल आसान ही है, ऐसे कोई मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल है, पर हाँ ध्यान रखना पड़ेगा कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तो हम करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दिया गया है, यदि x जो है वो है 4ab/a+b के, तो कह रहे हैं कि मान ज्ञात करना है किसका, x जमा 2a बटा x घटा 2a जमा x जमा 2b बटे x घटा 2b। देखो बच्चों, ये प्रश्न को करने से पहले ना आपको एक रूल मैं सिखा देता हूं, उसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, जिसे आप लोग शायद योगांतर अनुपात के नाम से भी बोल सकते हैं। योगांतर अनुपात, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। मैं आपको अगर ऐसे देता हूं कि भाई a/b जो है वो है c/d के, तो अगर हम दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे तो भी वो ट्रू रहेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा भाई a/b बटे a जमा b/b बराबर c/d/d। ठीक है, अब मैं a/b और c/d जो इक्वल हैं, दोनों में से अगर एक घटाऊंगा तब भी वो इक्वल रहेंगे।
तो हमें मिल जाएगा a घटा b बटे b बराबर है c घटा d बटे d के। तो इसको यदि मैं 1 मान के और इसको 2 मान के यदि हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा भाई जमा b बटे a घटा b बराबर है c जमा d बटे c घटा d के। इसे बोला जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसे? हम कहते हैं यदि a बटा b बराबर है c बटे d के तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं योगांतर अनुपात। ठीक है, इसका यूज करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो यह बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अदरवाइज आपको बहुत समय लगेगा एलसीएम वगैरह निकालने में और वो टाइम की वेस्टेज होगी। ठीक है, तो आइए, तो आप यदि आपने यह रूल पहली बार पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, इसको फिर से समझिए। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं ये भाई, x जमा 2a और x घटा 2a। तो देखिए हम पहले यहां चलते हैं इसकी तरफ और मैं लिखता हूं कि भाई ये है x बराबर 2a गुणा 2b के। ठीक है ना, 4ab को मैं 2a गुणा 2b लिखूंगा तो भी चलेगा। अब मैं यहां से इस 2a को नीचे ले आऊंगा तो मैं बोल दूंगा भाई x बटा 2a बराबर है 2b बटा a जमा b के। कह सकते हैं क्या किया मैंने, ये 2a को नीचे ले आया। अब यदि मैं इसमें योगांतर अनुपात करूंगा, देखो योगांतर अनुपात में क्या था रूल, भाई हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर जमा डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर घटा डिनोमिनेटर, दोनों साइड में सेम चीज कर रहे हैं। सो न्यूमरेटर जमा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर घटा डिनोमिनेटर, ये दोनों अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ये x बटा 2a अगर मैं लगाऊंगा योगांतर अनुपात तो बन जाएगा भाई x जमा 2a बटा x घटा 2a, जिसका मान ज्ञात करना है। और यही मुझे अब दूसरी साइड करना है तो ये हो जाएगा 2b जमा a जमा b और न्यूमरेटर है 2b घटा, अब मैं देखिए साइन चेंज हो जाएंगे तो घटा a घटा b। तो अब देखिए 2b जमा b कितना होता है, वो हो गया 3b जमा a और इधर हो गया 2b घटा b कितना हुआ, b घटा a। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मान मिल गया x जमा 2a बटा x घटा 2a का। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां इसको लिख लेता हूं ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो आइए इसका मान लिख लेते हैं कि भैया हमें इसका मान मिल गया 3b जमा a बटा b घटा a। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए निकालने के लिए हम इसी चीज को, अब मुझे 2b चाहिए तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख लूंगा कि यार ऐसा करते हैं कि इसको कर दीजिए x बटा 2b जो कि हो जाएगा 2a बटा a जमा b के। फिर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो मिलेगा x जमा 2b बटे x घटा 2b बराबर 2a जमा a जमा b बटे 2a घटा a घटा b। साइन दोनों के चेंज होंगे डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखना है। और अब हमें मिल गया भाई 3a जमा b बटे a घटा b। ठीक है, और यहां मैं इसका मान लिख देता हूं कि भाई ये मुझे मिला 3a जमा b बटे a घटा b के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ यह कर लिया, अब इसका अगला स्टेप क्या है, देखिए ये आपको थोड़ा सा अलग लगेगा यदि आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं किए। अब देखिए अगला स्टेप करने से पहले ये ध्यान रखिए कि जो a घटा b होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है, आप माइनस कॉमन ले लो तो वो हो जाएगा घटा, माइनस बाहर और b माइनस a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके इसे घटा बाहर करूंगा और जमा को डिवाइड करो घटा से तो घटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3b जमा a बटे b घटा a घटा 3a जमा b बटे b घटा a। ठीक है बच्चों, अब ये हमने क्या करना है, अब ये हमारा फ्रैक्शन में हम ऐड कर सकते हैं, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो गया b घटा a, अब 3b जमा a घटा 3a जमा, और ये घटा ही रहेगा तो इसको मेरे को करना है
घटा बी। अब 3b घटा बी कितना होगा जी? वो हो जाएगा 2b। और a घटा 3a कितना हो जाएगा? घटा 2a बटे b माइनस ए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया b माइनस ए बटे b माइनस ए, और इसका उत्तर हो गया 2। ठीक है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के हिसाब से कर लिया। वैसे यदि आप इस प्रकार के प्रश्न पाएंगे तो उत्तर 2 ही होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है ए और बी के साथ एक ही जैसी चीज होनी चाहिए, और यहाँ आपको वो 4ab दिया है उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। बट फिर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के नियम को सीखने के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से समझिए और करिए। यह तरीका प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायता करेगा। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पिछले वीडियो का हमने इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और उसे देखने के लिए आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को प्रेस कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 7 अधिक होने पर 8 का गुणा किया जाए तो उसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाती है। इसे निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है? ठीक है। देखो बच्चों, यह संख्या जनरली मैथ्स में तो x ही लेते हैं, तो 7 अधिक और 8 का गुणा किया जाए तो यदि संख्या x है, 8 का गुणा करेंगे तो 8x। ठीक है। और 7 अधिक होने पर 8 का गुणा किया जाए, 7 अधिक कैसे करेंगे हम उसमें? तो देखो, संख्या थी x और उसको 7 अधिक किया तो वो हो गई x जमा 7। किसी संख्या में 7 अधिक होने पर 8 का गुणा किया जाए तो ये 8 गुणा कर दिया, और उसी संख्या के 3 गुने में, तो 3 का गुना हो गया 3x जमा 15। तो ये ऑप्शन जहां भी दिया गया है वो हमारा ऑप्शन है। ठीक है। तो ऑप्शन सी है, इसमें उन्होंने हल करने को नहीं कहा है, सिर्फ ये पूछा है तो हमने बता के दे दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, ऋतु अपने भाई वरुण से 4 साल छोटी है। ठीक है। तो देखिए हम ऋतु को लिखते हैं r, वरुण को लिखते हैं v। तो मानो वरुण की उम्र है x, तो ऋतु अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो कितनी है भाई ऋतु? x घटा 4। ऐसे सोचो, यदि आप अपने घर में हैं, आपकी आयु 15 साल है और आपसे कोई 4 साल छोटा है, तो आप क्या करोगे उसकी आयु निकालने के लिए? 15 घटा 4। तो यहाँ हम कह रहे हैं भाई वरुण x है, तो ऋतु कितने साल की होगी भाई? x घटा 4। अब यदि आप 15 साल के हो, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल के होगे? आप क्या करोगे? आप अपनी आयु में 5 ऐड करोगे। यही हम यहाँ भी करेंगे। तो अब ये प्रश्न हमें कह रहा है कि भाई 5 वर्ष बाद, तो पहले हम ये कर देते हैं कि भाई 5 वर्ष बाद वरुण कितने साल का रहा होगा? वो हो जाएगा x जमा 5 का, क्योंकि आज वो x साल का है। और ऋतु कितने साल की थी? x जमा 4 की। 5 साल बाद उसकी एज में भी 5 ऐड हो जाएगा। तो अब ऋतु की एज कितनी हो गई? x जमा 1। वरुण की कितनी हो गई? x जमा 5। और दोनों की आयु का योग 70 होगा, तो इनको ऐड कर दो और ये हो गया 70। सो ये हो गया भाई 2x जमा 6 बराबर 70। 6 को घटा दो दोनों साइड से तो हो जाएगा 2x बराबर 10 में 6 गया 4, और यहाँ इसको घटा, इसको करो जी 1/2 से, सो x हो गया 32 के। ठीक है। तो x तो एज है वरुण की, ऋतु कितने साल की है? x घटा 4, तो x है 32, जो 32 घटा 4, ऋतु हुई 28 वर्ष की। प्रश्न को पढ़िएगा जरूर आराम से। कई बार क्या होता है, आपने x को 32 देखा और 32 में टिक कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, देखो यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, पर बाद में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्रश्न, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को स्वयं से हल करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। इस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा।
अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 63 डिग्री है और शेष दो कोणों का अनुपात 1:2 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है? तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है। सो 180 में से एक कोण है 63 का, तो 10 में 3 गया 7, और ये हो गया 7 में 6 गया 1, सो ये हो गया। बाकी के जो दो कोण हैं वो कितने डिग्री का होना चाहिए? उनका योग 117। उनका अनुपात क्या है? 1:2। सो आप क्या करोगे? एक को x मानो, एक को 2x, तो ये हो गया 3x। तो इस प्रश्न के हिसाब से 3x है 117 के बराबर, x हो गया 117/3। अब देखिए इसको कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 निमा 27। तो एक एंगल है, कोण है 63। ठीक है। एक होगा 39 और एक होगा 2 × 39, जो हो जाएगा 78 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का माप होगा 78 डिग्री। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जी एक चित्र दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है। तो एक ये बहुभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो किसी भी बहुभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है उसको हम निकालते हैं, n/2 × 180। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। इसकी पहले तो भुजाएं गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5। तो पहले तो इसके जितने भी अंदर के कोण हैं उनका सम कितना होगा? 5 - 2 होता है 3 × 180। ये हो गया 540। मतलब ये और x और ये मिला के ये 5 कोण जो होने चाहिए 540 के होने चाहिए। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि यह कोण 60 है तो यह कितना होगा? भाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 - 60 हुआ 120। यदि यह 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130। ठीक है बच्चों। अब देखो, 40 + 120 + 130 x हो गया 2x। ये सब मिला के 540 होना चाहिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह इसके अंदर के जो कोण है उनका योग है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो देखिए यहाँ क्या है, एक 100 और 100 200 और 250। सो 250 और 40 290। सो 2x + 290 बराबर हुआ 540 के। सो 2x हो गया 540 - 290 के। ठीक है। अब देखिए 540 में आपको घटाना है 290, तो क्या करिएगा? 0, 14 में 9 गया 5 और ये हो गया 2। सो x हो गया 225/2, जो कि होगा 125 डिग्री। सो सी इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी मान कैसे निकालते हैं आंतरिक कोणों का, और जो लीनियर पेयर होता है उसको कैसे यूज करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई बोल रहे हैं 22/7 लो। सो 22/7 r² जो है वो किसके बराबर है? 2464 के। तो r² किसके बराबर होगा भाई? 2464 गुणा 7/22। तो ये दो से भाग हो जाएगा, सो ये 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है। अब आप देखिए ये है 11 बार 1232 और गुणा में 7। तो आइए अब इसको 1232 को आप 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे 1232 को मुझे देना है 11 से भाग। सो 11 एकम 11, 2 में 1 गया 1। ठीक है। और यहाँ से मिला मुझे 3 और मिला 11 एकम 11, 3 में 1 गया 2, 11 दूनी 22। ठीक है बच्चों। तो ये मुझे मिल गया 112। सो यहाँ से हमें मिल गया 112। सो r² हो गया
112 गुणा 7 के। तो अब हमें निकालना है आर का मान, और ये है स्क्वायर में, तो इसका मतलब मुझे तो निकालना पड़ेगा भाई स्क्वायर रूट। अब आप 112 को क्या लिख सकते हो, 56 गुणा 2, ठीक है। और 56 क्या होता है, 28 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 7 गुणा 4, और ये 2 दूनी भी 4 हो गया, गुणा 7। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ ताकि आसानी से निकल जाए। अब देखिए आर स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर गुणा 4 स्क्वायर के, आर किसके बराबर होगा, 7 गुणा 4 28 के। सो इस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया, हमने फैक्टराइजेशन किया, क्योंकि यदि आप गुणा करेंगे 112 को 7 से, फिर आपको उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। अब आ रहा है, यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और ऑप्शन दिए गए हैं अगेन पाई को 22/7। परिधि कैसे निकालते हैं भाई, परिधि है 2 पाई आर जो कि है 88। अगेन उन्होंने बोला है कि जी इसको लीजिए 22/7, तो हम ले लेते हैं, और ये बराबर है 88 के। सो 22 दूना 44/7, सो आर हो गया 88 गुणा 7/44। अब आप चाहें तो 44 दूनी 88 कर सकते हैं, आसान है। सो आर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल फिर कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, सो 7 दूनी 14। अब कितना हो गया ये भाई, 22 गुणा 28। सो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 20 + 2 गुणा 28। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, देखो 20 गुणा 28, सो 20 का शून्य आया और 2 को 28 से क्या, तो हुआ 560, और 28 दूनी होता है 56। सो देखा आपने, ये आसानी से हो गया, 560 जमा 56 हो गया 616। सो यह है इसका उत्तर है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आप गणित के जो नियम हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी, अदरवाइज आपको 28 और 22 की गुणा करनी पड़ती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी सी डी एक समलंब जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के और डीई लंब है एई का। यदि ए बी जो है वो डीसी का दुगना है, ए बी बराबर 2 DC, और डीई जो है 12 है, ये 12 है, तो समझो डीसी x है तो ए बी हो गया 2x, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है 144, तो ए बी की लंबाई बतानी है। देखो एक समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा ए जमा बी गुणा एच, जहाँ ए और बी क्या है, जो समानांतर भुजाएं हैं, साइड्स है, उनका योग। अब यह क्षेत्रफल है 144, तो देखिए हम इसमें लिखेंगे हाफ, एक एक साइड x है एक 2x है, तो लिख दो 2x जमा x, और इसका लंब है 12 जिसका टोटल क्षेत्रफल है 144। सो ये हो गया 2 × 12, सो 3x गुणा 6 बराबर 144, ठीक है। सो ये हो गया 18x बराबर 144। सो x हो गया 144/18। यदि आप 18 का पहाड़ा जानते हैं तो 18 अट्ठे 144। तो x तो है भाई डीसी, हमसे पूछा गया है ए बी की लंबाई जो है 2x, सो 2 × 8, सो 16 सेंटीमीटर इसका उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भुजाओं वाला कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, उसका जो स्क्वायर है वो बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा यहाँ देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, क्या 9 जमा 16 25 है, हाँ है। चलो अब देखते हैं 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जब इन दोनों को ऐड करते हैं 169 आता है, आता है। अब बढ़ते हैं सी की ओर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 6 और 9 15, 3 और 4 7 और 1 8। सो क्या हुआ, यह वह त्रिभुज है जो समकोण नहीं है, तो इसका हमें यह उत्तर निकालना है। क्या करना है हमें,
सबसे बड़ी भुजा लो, उसका स्क्वायर, और चेक करो कि वो दो बाकी के दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, तो समकोण के विपरीत भुजा की लंबाई, तो इसमें देखिए ये तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है भाई, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये बेस हो गया। सो हम क्या कहते हैं कि जी एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर के होता है। यहाँ हमें एक, किसी को 9 मान लो, किसी को 40 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निकालना तो ये है। सो आइए इसको करते हैं 9 स्क्वायर जमा 40 स्क्वायर। 9 स्क्वायर कितना हुआ, 81। 40 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 40 गुणा 40, देखो 40 गुणा 40, दो शून्य है, चार चौक 16, सो 1681। सो ये हो गया 1681। सो ये क्या है, ये है एच स्क्वायर, हमें तो एच निकालना है, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1681। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1681 आप कैसे निकालोगे, वो आप निकाल सकते हो जो भाग वाली विधि है उसका इस्तेमाल करके। तो आइए कोशिश करें उसकी। सो 1681, तो ये हम यूनिट डिजिट इकाई से उसका पेयर करते हैं, ये हो गया चार चौका 16। ठीक है बच्चों, अब ये चार में चार ऐड हुआ, ये हो गया 8, और हमने 81 उतारा। अब यहाँ पे एक रखेंगे तो 81 गुणा एक भी 81 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा x है उसका मान है 41। अगला प्रश्न, दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात। देखिए घन क्या होता है, एक सारी भुजाएं बराबर हैं उसकी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² यदि उसकी एक भुजा a है। ठीक है, तो एक को हम मान लेते हैं भाई, एक भुजा वाला जो है उसका a है, दूसरे को मान लेते हैं उसकी भुजा b है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6b²। इनका अनुपात है 4/9, तो 6 ने 6 को काटा। अब देखिए a² बाई b² है 4/9 के, तो a/b क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, तो 2/3। अब हमें निकालना क्या है, उनके आयतनों का अनुपात। तो उसका मतलब क्या है भाई, मुझे निकालना है a³ बटे b³। तो 2 का क्यूब बटे 3 का क्यूब हमारा आंसर है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। सो बी इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर आयाम वाले चार समान घनाकार अगल बगल जोड़े गए इस प्रकार बने ठोस का आयतन। ये बहुत आसान सवाल है बच्चों। पहले एक जो ये है हमारा घनाकार शेप, उसका आयतन निकाल लो और उसको 4 से गुणा कर दो। तो 6 गुणा 60 कितना हुआ, 6 चौका 24 गुणा 10 240। ऐसे चार हैं तो एक का आयतन हुआ 240, तो चार का कितना होगा, 4 0 0, चार चौक 16, चार दूनी 8, 960 जहां दिया गया है यह इसका उत्तर है।